हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग, उसका एक और इंपॉर्टेंट और बेहद खास टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। वो है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल। तो आपको पता है, मैंने कई बार चर्चा भी की है कि साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल का जो टोटल कंसेप्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो मौद्रिक नीति क्या है, साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, इस बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो बने रहिए इस सेशन में। पर उससे पहले एक खास इंफॉर्मेशन ये स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, यानी 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ और इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहिए। अब देखिए, जो हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? मैंने जब केंद्रीय बैंक डिस्कस किया था तभी आपसे ये चर्चा की थी कि किसी भी देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण में रखना बड़ा आवश्यक है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करके इस सेशन में देखेंगे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, और हर एक टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी भी देश की मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल और नियंत्रण में करना जरूरी है। कुल मिला के उस मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाई जाती है वो ही मौद्रिक नीति कहलाती है। अब ध्यान से समझिए, वो नीति बनाएगा कौन? केंद्रीय बैंक। और उस नीति को कहेंगे क्या? मौद्रिक नीति। ठीक, इतना सिंपल है। एक एक करके हम थोड़ा सा इसका एक क्रक्स टेबल भी बनाते हुए चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यह है मुद्रा पूर्ति, मुद्रा पूर्ति, ठीक, इसको करना है नियंत्रण, ठीक, करेगा कौन? आरबीआई या केंद्रीय बैंक। ठीक, किस चीज से करेगी? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। ठीक है, समझ में आ रही बात? यह मौद्रिक नीति बनाने के लिए आजकल जो होता है, एक मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है। सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे आप। मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। और ये जो मौद्रिक नीति होती है, ये आप कह सकते हैं इसके 2 महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं। परिमाणात्मक, ध्यान से समझिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। मुद्रा पूर्ति है, उसका नियंत्रण है, करेगी आरबीआई या केंद्रीय बैंक, जिसको आप कहते हैं। ठीक, जिस नीति के अनुसार करेगी उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ये 2 तरीके की होती है। अब समझते हैं डिटेल में। अब ध्यान से समझिए, जिस नीति के अनुसार, एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, किसी देश का केंद्रीय बैंक या मुद्रा प्राधिकारी, मुद्रा प्राधिकारी भी इसको कहते हैं, यानी मुद्रा को नियंत्रित करने वाला जो अधिकार जिसके पास प्राप्त है, मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है। नियमन यानी उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट यानी न बहुत बढ़ने देगा न बहुत घटने देगा, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। एक और भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि जिस नीति के द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा के पूर्ति को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रसार को नियंत्रित करता है, वो मौद्रिक नीति कहलाती है। द पॉलिसी बाय विच द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स, कंट्रोल द मनी सप्लाई और द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी, एज सिंपल एज सच। ठीक है, किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय बैंक होता है, हमारे यहां वो आरबीआई है। जब वो मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियम या नीति बनाता है, उस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि भाई मुद्रा पूर्ति को क्यों कंट्रोल करना है? वाई वी नीड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई? एक तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को भी साथ में देखते हुए चलेंगे और फिर एक साथ इसको इसमें क्रक्स बनाते हुए चलेंगे। अब ध्यान से समझिए, 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक, अधिक मुद्रा पूर्ति,
ठीक है, ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी जरूरी है, तभी पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। एक हो सकती है कि मुद्रा पूर्ति बहुत ज्यादा है, एक हो सकती है कम मुद्रा पूर्ति या लो मनी सप्लाई। ठीक, ये ध्यान से समझिए। अब अगर अधिक मुद्रा पूर्ति होगी, यानी लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो अर्थव्यवस्था में अधिक मांग होगी। ठीक, पहली सिचुएशन। अगर कम मुद्रा, अच्छा ये क्या है, ये है केस 1, ये है केस 2। भाई साख नियंत्रण करने की जरूरत क्यों है, इसको समझ लीजिए। मौद्रिक नीति बनाने की जरूरत क्यों है, इसको भी समझते हुए चलिए। तो अधिक मुद्रा पूर्ति अगर होगी तो सिचुएशन क्या होगा, अधिक मांग होगी। कम मुद्रा पूर्ति होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं अर्थव्यवस्था में, तो क्या होगा, कम मांग होगी। अब ध्यान से समझिए, अगर यहां अधिक मांग होगी तो अब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के बाद भी चीजें कम पड़ेंगी, तो अब वहां क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, महंगाई। ठीक, जैसे ही महंगाई हुई आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी। लेकिन रिजर्व बैंक का काम है कि यहां पर क्या करना है, इसको मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास और इसमें स्थायित्व हो, स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए, मौद्रिक नीति का एक सबसे बड़ा काम यह होता है कि देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी स्थायित्व होना चाहिए और उसके साथ आर्थिक विकास होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए खूब महंगाई है या खूब मंदी है, तो क्या यह स्थायित्व है, नहीं है। इसलिए जरूरी है कि मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण में रखा जाए, इसीलिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो अब ध्यान से समझिए, अगर अधिक मांग होगी तो महंगाई होगी, यहां अगर कम मांग होगी, कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, फिर लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा और देश में क्या हो जाएगी, मंदी आ जाएगी। ठीक, देश में क्या आ गई, मंदी आ गई। तो अब यहां उपाय क्या करने पड़ेंगे, अब ध्यान से समझिए। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए रिजर्व बैंक का, तो इस कंडीशन में यह होना चाहिए, इस कंडीशन में यह होना चाहिए कि मुद्रा पूर्ति को कम किया जाए, मुद्रा पूर्ति को कम किया जाए। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए। और यहां क्या होना चाहिए, यहां पैसा ही नहीं है, तो यहां क्या कहना चाहिए, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाया जाए। ठीक, सारी कहानी यहीं पर आ जाएगी, जो पूरी मौद्रिक नीति है वो वहीं पर आ जाएगी। इन दोनों उपायों को करने के लिए जो नीति बनाई जाएगी उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे मौद्रिक नीति। ठीक, यानी ये दोनों काम करने के लिए, ये और ये दोनों काम करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, मौद्रिक नीति बनानी पड़ेगी। बस सिंपल, मौद्रिक नीति ये बनानी पड़ेगी। यानी चाहे अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाए या अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, या अधिक मांग की अधिक मुद्रा की पूर्ति हो रही हो या कम मुद्रा की पूर्ति हो रही हो, दोनों स्थितियों को बैलेंस करने के लिए जो नीति चाहिए उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, आ रही बात समझ में। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनेगी, इसके लिए क्या हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी, ये जानना जरूरी है। ठीक, यहां हम दे चुके हैं। उस मौद्रिक नीति के दो उपाय हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। इसको परिमाणात्मक को कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, पहले आप उद्देश्य समझ लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। गुणात्मक को कहेंगे क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक, आ रही बात समझ में। तो यह कंडीशन आपको ध्यान में रख के चलनी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति या जिसको हम कहते हैं मनी सप्लाई होती है। ठीक, इस मनी सप्लाई को नियंत्रण या कंट्रोल करना होता है। यह कंट्रोल करती है आरबीआई या केंद्रीय बैंक। उसके लिए जो नीति बनाती है उसको कहते हैं मौद्रिक नीति या
मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए दो हथियार हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक, यहां तक समझ में आ रही है बात। और ये क्यों करना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर मांग अधिक या हाई मनी सप्लाई हो गई, अधिक मुद्रा पूर्ति या हाई मनी सप्लाई होगी तो एक्सेस डिमांड होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो मुद्रा पूर्ति को कम करने की जरूरत है। अगर कम मुद्रा पूर्ति यानी लो मनी सप्लाई हो गई तो कम मांग होगा, मंदी आ जाएगी, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने की जरूरत है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। आप समझते हैं एक एक करके पूरी कहानी को। तो मौद्रिक नीति क्या है कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी या केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति का नियमन करता है या नियंत्रण करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि वो नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, तो उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक, आगे देखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और स्थायित्व बनाए रखना, एक स्टेबिलिटी को बनाए रखना। ऐसा ना हो कि कभी इकोनॉमी बहुत बूम में चली गई, कभी बहुत मंदी में चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पर थोड़ी देर बाद आएंगे हम, लेकिन समझ लीजिए इस मौद्रिक नीति की दो नीतियां होती हैं। एक विस्तारवादी नीति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, क्या है समझते हैं। दूसरा है संकुचित नीति जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको दो चीज यहां बताई थी। एक बताया था कि मुद्रा पूर्ति को कम किया जाए। ठीक, अब अगर मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, पैसे को संकुचित किया जाएगा, खींचा जाएगा, तो वो आ जाएगा संकुचित वाली नीति में। और एक दूसरी कंडीशन बताई थी कि मुद्रा पूर्ति को बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाएगा बहुत ज्यादा मुद्रा पूर्ति को, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो पॉलिसी हो जाएगी एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी नीति। कैसे, अभी मैं समझाऊंगा। तो जब इकोनॉमी में हम मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति बनाते हैं तो उसको विस्तारवादी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं, और जब मुद्रा पूर्ति को कॉन्ट्रैक्ट कम करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो उसको संकुचित नीति कहते हैं। ये मौद्रिक नीति की दो प्रकार है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। अब मुद्रा पूर्ति को कैसे कंट्रोल किया जाता है उस पर आते हैं। पहले इसके थोड़े से और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। अब साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, जिनकी चर्चा मैंने शॉर्ट में की थी। आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को सक्सेस करना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेस कैसे होगी? अगर मान लीजिए मुद्रा पूर्ति अगर अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ती घटती रहेगी तो क्या कोई इकोनॉमिक प्लानिंग हो सकती है देश में? नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक प्लानिंग अगर आपको करनी है तो एक तरह का स्टेबिलिटी होना चाहिए। पैसा बहुत ज्यादा ना हो इकोनॉमी में, बहुत कम ना हो, बहुत महंगाई ना हो, बहुत मंदी ना हो। इसलिए क्या है, साख नियंत्रण जरूरी है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट हैं, रुपए के मुकाबले डॉलर, डॉलर के मुकाबले रुपया, ये सब कैसे तय होता है? डिमांड और सप्लाई जो है करेंसी की, इस पर तय होता है। तो मुद्रा पूर्ति कितनी है इकोनॉमी में और फॉरेन करेंसीज की पूर्ति कितनी है, ये सब डिपेंड करता है। तो ये सब इसलिए क्रेडिट कंट्रोल करना जरूरी है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना। जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं जिसमें कभी एक बार बहुत इन्फ्लेशन आ जाएगा, कभी धीरे धीरे रिसेशन होकर फिर मंदी आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ये व्यापार चक्रों को कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं हो कि ना मंदी हो ना महंगाई हो। आंतरिक कीमतों में स्थिरता रखना, यानी कि महंगाई को अपने बस में रखना। युद्ध की स्थिति में वित्त की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें साख नियंत्रण का उद्देश्य है। अब आ रहे हैं हम धीरे धीरे उस टॉपिक की तरफ, यानी कि साख नियंत्रण की रीतियां क्या हैं, मेथड्स क्या हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो साख नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की अनेक रीतियां अपनाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई रीतियों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था। एक परिमाणात्मक रीति है, एक गुणात्मक रीति है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए, जैसे बैंक दर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैंक रेट। अभी पहले एक एक करके इन हथियारों को समझना जरूरी है, फिर वो हथियार कैसे चलाए जाएंगे वो समझना जरूरी है। दूसरा, खुले बाजार की नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। नगद कोष अनुपात, इसको चेंज किया जाता है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या है अभी समझ लेते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, यानी जिसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में चेंज। और रेपो और रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है समझ लेते हैं। ठीक, फिर गुणात्मक रीति में आएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि परिमाणात्मक और गुणात्मक का अंतर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, परिमाणात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें कुछ क्वांटिटी हो। समझ रहे हैं? क्वांटिटेटिव मतलब ये हुआ
कि कोई ना कोई ऐसा रेट है, कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसको बढ़ाया घटाया जाएगा, उसके क्वांटिटी में चेंज किया जाएगा, उसको क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक रेट है, इसको घटाया या बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए खुले बाजार की क्रिया है, तो इसको या तो खरीदा या बेचा जाएगा, उसके नंबर में चेंज किया जाएगा। CRR का अनुपात बढ़ाया या घटाया जाएगा, यानी उसके परिमाण या क्वांटिटी में कोई चेंज होगा। यहां क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा नंबर्स का खेल नहीं है, यहां पर कुछ पॉलिसीज का फेर है, कुछ गाइडलाइन की बात की जाती है, नैतिक रूप से दबाव बनाया जाता है, इसलिए इसको गुणात्मक रीतियों में रखा जाता है। अब एक एक करके जरा हम इन पॉइंट्स को समझ लेंगे इंडिविजुअली, तब जाकर हमको ये चीजें और क्लियर होंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा, इस्तेमाल करना कहां है, इन्हीं दो कंडीशन में करना है, या तो अधिक मुद्रा पूर्ति हो गई हो या कम मुद्रा पूर्ति हो गई हो। तो यहां पर ये हथियार कैसे काम करेंगे ये जानना बड़ा जरूरी है। तो एक एक करके जरा इन हथियारों की भी चर्चा कर लेते हैं, तो आपको चीजें और एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। जैसे सब इसमें एक पॉइंट आया है बैंक दर। पॉइंट क्या आया है, बैंक दर। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझ लीजिए, डेफिनेशंस तो आपको मिल ही जाएंगे आगे चर्चा में। अब बैंक दर को अंग्रेजी में कहते हैं बैंक रेट। ठीक, अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये बैंक है, ठीक, ये है जी बैंक, SBI कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अपना बैंक, ठीक, और ये है RBI, ठीक। अब इस बैंक को क्या चाहिए, इस बैंक को चाहिए लोन, तो RBI ने इनको दिया लोन, ठीक। अच्छा, दो चीजें एक साथ निपटा लेते हैं, बैंक दर भी और साथ साथ में रेपो दर या रेपो रेट, ठीक है, साथ साथ में ये RBI है तो रेपो दर। दो चीजें, ये हथियार थे ना यहां, देखिए, एक ये बैंक दर, एक ये रेपो दर, तो दो चीजें एक साथ देख लेते हैं। अब ये जो लोन RBI ने दिया, ये लोन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से, लघु अवधि के लोन जो मैक्सिमम 1 साल तक के होते हैं, 1 दिन से लेकर, और दीर्घ अवधि के लोन, यानी लंबे समय के लोन। ये दो लोन होंगे। और एक बात और समझिए, इस लोन के बदले ये बैंक इनको क्या देंगे, ब्याज देंगे या इंटरेस्ट देंगे। भाई किसी न किसी दर पे ही तो लोन मिलेगा। तो जिस दर पे ये लघु अवधि का लोन मिलता है, लघु अवधि ऋण दर, उस दर को कहते हैं रेपो दर। ध्यान से समझिएगा, ठीक। यानी जब बैंक RBI से शॉर्ट टर्म्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक, या लघु अवधि का लोन, जब लघु अवधि का लोन जिस दर पे लेती है, इसको रेपो दर कहते हैं। इसके बदले प्रतिभूति दी जाती है, इसलिए इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है एक बार। तो लघु अवधि ऋण दर, लघु अवधि पर जो ऋण का दर लगता है, RBI जो ब्याज लेती है बैंकों से लघु अवधि पर के लोन पे, उसको रेपो दर कहते हैं। और दीर्घ अवधि का जो दर होता है, यानी जो लॉन्ग टर्म, जिसको लॉन्ग टर्म लोन्स का जो रेट होता है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जो दर लगाई जाती है, जो रेट लगाया जाता है, इसको कहते हैं बैंक दर। दो हथियार निपट गए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं भी बताऊंगा, ठीक। तो लघु अवधि के लिए जो ऋण देती है RBI बैंकों को, उस पे जो ब्याज लगाती है, वो ब्याज अगर लघु अवधि का है तो रेपो दर कहा जाएगा, दीर्घ अवधि का अगर लोन है तो उसको बैंक दर कहा जाएगा। क्लियर है, ये दो चीजें निपट गई एकदम आसान से। बैंक दर यानी लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं, रेपो जो शॉर्ट टर्म लोन्स पर इंटरेस्ट लगता है। अब आते हैं जरा सा इनको देखते हैं, नगद कोष अनुपात, CRR क्या है, इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेफिनेशंस आपको सारे मिलेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक। अब जैसे बैंक दर की डेफिनेशन आप खुद बता सकते हैं कि भाई ऐसा दर जिस दर पे दीर्घ अवधि के लोन RBI वाणिज्यिक बैंकों को देती है, उसे बैंक दर कहते हैं। रेपो दर आप कह सकते हैं कि जिस ऋण दर पर या जिस दर पे वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों को RBI छोटे अवधि के लोन देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब आ जाते हैं नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात, जिसको हम कहते हैं कैश
रिजर्व रेशियो, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं CRR। अब क्या है इसको भी समझ लीजिए, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। अब जैसे मान लीजिए, लेट सपोज कि ये बैंक है, ठीक, और इनके पास ये व्यक्ति आया और 100 रुपए इसने जमा कर दिए, ठीक। यहां RBI बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, वो रेगुलेटर है। अब ये बैंक सोच रहा है कि इस 100 रुपए को हम तुरंत लोन बांट दें, क्योंकि बैंक का तो फायदा ही वहीं से आएगा। लेकिन RBI कहती है कि इस कुल जमा का, टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यानी इस टोटल डिपॉजिट का क्या करना पड़ेगा? इस टोटल डिपॉजिट का कुछ अनुपात RBI के पास, शॉर्ट में, ठीक। तो अब ये जो जिस रेट पे जितना परसेंट यहां पर रखना पड़ता है उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो RBI बार बार मौद्रिक नीति में इसका ऐलान करती है। मान लीजिए RBI ने कहा कि जो CRR है वो 4% रहेगा, ठीक। तो इस 100 रुपए का 4 रुपया क्या करना पड़ेगा? RBI के पास रखना पड़ेगा। 4% ले जाके इस 100 रुपए का RBI के पास रखना पड़ेगा। तो इस 100 में से अब 96 बैंक के पास बच जाएगा, और इसका 96 क्या होगा? बैंक के पास बच जाएगा, और इसका 4 रुपीज क्या हो जाएगा? RBI के पास चला जाएगा। ये जो 4 रुपीज होगा ये CRR या नगद कोष अनुपात कहलाएगा। यानी अपने कुल जमा का कुछ हिस्सा उनको RBI के पास एक कोष के रूप में, रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है कि कभी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल बैंक कर सकें। आ रही बात समझ में? तो इसको कहते हैं नगद कोष अनुपात, कि आपके पास जो पैसा आया है पूरा लोन मत बांटिए, उसका कुछ हिस्सा हमको दे दीजिए, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। इसी कैश रिजर्व रेशियो के साथ एक चीज और निपटा लीजिए, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसकी हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। या चलिए इसको अलग से बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको अलग से देख लेते हैं। तो CRR आपको नगद कोष अनुपात समझ में आ गया होगा, तो ये नगद कोष अनुपात भी चला गया CRR। अब वैधानिक तरलता अनुपात देख लेते हैं, वो क्या है, इनको भी समझना जरूरी है। तो अब एक है, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, अंग्रेजी में कहते हैं इसको SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए ये क्या बोलता है। अब मान लीजिए कि ये बैंक है, ठीक, इनके पास ये मिस्टर आए पैसा लेकर और इन्होंने इसको 100 रुपए दे दिया। यहां RBI सारा तमाशा देख रही है, ठीक है। तो RBI ने पहले बोला हुआ है कि 4% हमको CRR मेरे पास ला के रख देना। फिर RBI को लगता है कि नहीं, अभी भी इसके पास 96 रुपीज हैं और अभी भी ये क्या कर सकता है, बहुत सारा लोन दे सकता है, इसको अभी भी बचा के कुछ रखना चाहिए। तो RBI ये बोलती है, RBI अनाउंस करती है कि कुछ अनुपात, यानी टोटल जमा का कुछ अनुपात बैंक स्वयं के पास रखें, स्वयं के पास यानी खुद के पास रखें। और किस फॉर्म में? नगद के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, प्रतिभूति के फॉर्म में। तो मान लीजिए RBI ने बोल दिया कि 22% एग्जांपल के लिए आप अपने पास रखिए, तो 100 का 22% क्या करेगी ये बैंक? क्या करेगी इस 100 में? मान लीजिए कि फिर क्या हो जाएगा, 82% जो है वो 88% जो है ये 88 रुपीज बैंक के पास हो जाएगा, और इसका फिर 78 बैंक के पास हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा अपने पास उनको 78 रुपीज का लोन दे देगी, 22 रुपीज उनको अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा या गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसको आसानी से लिक्विड कर सके। तो अंतर CRR SLR में यह है कि CRR में आपने देखा था कि कुछ हिस्सा उनको कहां ले जाना पड़ रहा था, कुछ हिस्सा उनको RBI के पास ले जाकर रखना पड़ रहा था, और SLR में क्या है, उनको कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना पड़ेगा। मतलब आप लोन मत बांटिए, अपने पास उसको रिजर्व बना के रखिए ताकि जरूरत पड़ने पे हम उसका यूज कर सकें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि CRR प्लस SLR, इसको मिला के बोलते हैं LRR, जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व
रेशियो, वैधानिक कोष अनुपात इसको कहते हैं। सीआरआर और एसएलआर, क्योंकि ये रखना मैंडेटरी होता है, तो क्वेश्चन के बारे में पूछता है कि एलआरआर में क्या कहता है, सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर यानी टोटल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात मतलब टोटल का कुछ हिस्सा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, कैश में, सोने के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जिसको आप यूज कर सकें। तो अब ये सारे हथियार निपट रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या रहेगा, केवल एक रिवर्स रेपो रेट और एक खुले बाजार की क्रिया। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट बहुत आसान है, आप यही समझ सकते हैं इसको। रिवर्स रेपो रेट में ये होता है, जैसे मैंने रेपो रेट आपको बताया था कि मान लीजिए कि अगर लघु अवधि के लिए कोई ऋण लेना है, उस ऋण पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को, वो कहलाता है रेपो रेट। कभी कभी ऐसा होता है कि इन बैंकों के पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच जाता है, कुछ पैसा बैंकों के पास पड़ा रहता है, तो आरबीआई उसको लोन के तौर पे अपने पास रख लेती है और उसके बदले आरबीआई उनको ब्याज देती है। वो जो ब्याज आरबीआई उनको दे रही है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिए, रेपो रेट का मतलब कि जब व्यापारिक बैंकों को ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को कि ठीक है हमको लोन दीजिए और ब्याज हमसे ले लीजिए, लेकिन कभी कभी आरबीआई ऋण ले लेती है व्यापारिक बैंकों से और उस समय व्यापारिक बैंकों को मिलता है इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट आरबीआई उनको दे रही है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो ये वो सारे हथियार हैं जो आपने देखे, जो इस्तेमाल किए जाते हैं बैंक क्या परिमाणात्मक या जिसको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की तरह आरबीआई उसको इस्तेमाल करती है। अब कैसे इस्तेमाल करती है इस पर एक बार चर्चा कर ले। अब देखिए एक बात को समझिए, अब उसी कंडीशन पे चलते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेगी। अब देखिए आपके सामने दो कंडीशंस थी, अधिक मुद्रा पूर्ति, कम मुद्रा पूर्ति। अब मान लीजिए अधिक मुद्रा पूर्ति अगर है तो इससे क्या क्या होगा, ये चीजें आपने देख ली हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसको आप जरूर देखिए, ठीक है, या इसको अलग एक स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए यहां कंडीशंस रख देते हैं और यहां सभी टूल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अधिक मुद्रा पूर्ति और यहां कम मुद्रा पूर्ति, ठीक। और यहां एक एक टूल्स को रख लेते हैं, जैसे सीआरआर को रख लेंगे, नगद कोष अनुपात, यहां एसएलआर को रख लेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात, यहां बैंक दर को रख लेंगे, ठीक, जो दीर्घ अवधि के लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट है, यहां रेपो रेट को रख लेंगे, ठीक, यहां रिवर्स रेपो रेट को रख लेंगे, रिवर्स रेपो दर, और यहां रख लेंगे ओएमओ खुले बाजार की नीति। अच्छा, खुले बाजार की नीति हमने आपको चर्चा नहीं की। खुले बाजार की नीति क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक मार्केट में बॉन्ड या प्रतिभूतियों को खरीदती या बेचती है, एक बार क्या होता है कि उसको बेचती है, लोगों से पैसा ले लेती है, एक बार क्या होता है उसको खरीदती है और लोगों को पैसा दे देती है। दोनों स्थितियों में वो क्या करेगी इसकी चर्चा भी कर लेंगे। अब अगर अधिक मुद्रा पूर्ति है, इसका मतलब यहां करना क्या है, मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो सीआरआर क्या होगा, यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यह मौद्रिक नीति में किया जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, सीआरआर अभी मैंने बताया, नगद कोष अनुपात यानी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई अगर यह देखेगी कि मार्केट में बहुत पैसा है, मुद्रा पूर्ति बढ़ गया है और ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन बांटे जा रहे हैं, तो सीआरआर को बढ़ा देगी, बोलेगी नहीं 100 रुपए में 4 रुपए मेरे पास मत रखो, 6 रुपए रखो, 8 रुपए रखो। सीआरआर को बढ़ा देगी ताकि मार्केट में लोन कम जाए। और अगर मुद्रा पूर्ति कम है तो क्या होगा, ये घटेगा। आरबीआई कहेगी ठीक है मेरे पास आप कम पैसा रखिए, आप मार्केट में पैसा लोन ज्यादा बांटिए, लोगों को पैसे की जरूरत है। एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात क्या होगा, वैधानिक तरलता अनुपात मैंने आपको अभी बताया कि टोटल जमा का कुछ हिस्सा बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है बचा के। तो आरबीआई अगर ये देखेगी कि यार मार्केट में तो बहुत पैसा है, महंगाई हो रही है, लोगों को लोन कम मिलना चाहिए, तो वो बैंकों से कहेगी अपने पास और ज्यादा रखो और जो पैसा बचे वो लोन बांटो। तो मान लो पहले बैंकों को 22 रुपए रखना पड़ता था, तो आरबीआई बोलेगी 30 रुपए रखो, तो ताकि मार्केट में पैसा कम जाए। तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा। इसको भी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ध्यान से समझते चलिए। यहां ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा घट जाएगा। यहां आरबीआई बोलेगी नहीं, अपने पास पैसा आप कम रखिए, मार्केट में ज्यादा बांटिए। आगे बात समझ में। बैंक दर, अब बैंक दर में क्या होगा, अब मान लीजिए कि बैंक दर में मैंने बोला कि आरबीआई जब लोन देती है व्यापारिक बैंकों को और जब दीर्घ अवधि के लोन देती है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है उसको बैंक दर कहते हैं। तो
तो अगर मुद्रा पूर्ति बहुत ज्यादा है तो बैंक दर को बढ़ाया जाएगा। आरबीआई बोलेगी अब हम आपको महंगा लोन देंगे, तो जो व्यापारिक बैंक है वो भी लोगों को महंगा लोन देंगे, तो लोग लोन लेना कम करेंगे और मुद्रा पूर्ति घटेगी। और इस स्थिति में इस बैंक दर को घटाया जाएगा। आरबीआई बोलेगी ठीक है, बैंकों को बोलेगी ठीक है, मेरे से सस्ता लोन ले जाओ, पब्लिक में बांटो ताकि मुद्रा पूर्ति बढ़े। ठीक। रेपो रेट क्या होता है? यह भी लोन का ही दर है। जब छोटे छोटे लोन, कम अवधि के लोन व्यापारिक बैंक आरबीआई से मांगते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई अगर देखेगी कि मुद्रा पूर्ति बढ़ी हुई है, महंगाई है, तो वो कहेगी कि ऐसा करो, मैं रेपो रेट अब बढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपको मैं महंगा लोन दूंगा और आप भी लोगों को महंगा दीजिए। तो इस स्थिति में फिर क्या होगा? ये बढ़ने की स्थिति में फिर क्या होगा? मुद्रा पूर्ति कम होने लगेगी। और यहां अगर मुद्रा पूर्ति कम है तो इस रेपो रेट को घटाया जाएगा। बोलेगी आरबीआई की ठीक है, मैं रेपो रेट को घटा रहे हैं और आपको लघु अवधि के सस्ते लोन दिए जाएंगे जिससे आप लोगों में और पैसा बांट सके। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? अब रिवर्स रेपो रेट में मैंने बताया कि जब आरबीआई के पास व्यापारिक बैंकों का पैसा जमा होता है तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को कुछ इंटरेस्ट देती है कि ठीक है मेरे पास जमा करो, मैं इंटरेस्ट दूंगा। अब इस स्थिति में आइए, जब वो आरबीआई देखेगी कि इकोनॉमी में मुद्रा पूर्ति बहुत बढ़ी हुई है, इकोनॉमी में बहुत महंगाई आई हुई है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि अब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा ना जाए। तो वो लालच देने के लिए क्या करेगी? अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। वो ये कहेगी कि ठीक है, अगर बैंक हमारे पास पैसा लाके रखेंगे या हमको लोन देंगे तो हम ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक पब्लिक में नहीं लोन देंगे, आरबीआई के पास रखेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। अब शॉर्टकट भी देख सकते हैं कि सारे के सारे दर बढ़ा दिए जाते हैं जब मुद्रा पूर्ति बढ़ी होती है। और यहां पर क्या होगा? आरबीआई बोलेगा नहीं, मेरे पास पैसा मत रखो, हम बहुत कम इंटरेस्ट देंगे, घटा देंगे, लोगों को पैसा दो। ठीक। लास्ट में ओएमओ या खुले बाजार की नीति अगर आप देखें, यहां पर क्या होगा? खुले बाजार की नीति में आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदती है और बेचती है। तो अब सोच के देखिए, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो आरबीआई कोशिश करेगी कि उस पैसे को खींचा जाए, तो बॉन्ड को बेचेगी कि ये लीजिए मेरे बॉन्ड, पैसा हमको दीजिए। तो इस स्थिति में आरबीआई प्रतिभूति बेचेगा, प्रतिभूति बेचेगी। और यहां क्या करेगी? प्रतिभूति खरीदेगी और लोगों को पैसा देगी ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ सके। ठीक है, तो यहां प्रतिभूति बेचेगी, यहां खरीदेगी। इस पूरे कंसेप्ट को, ये जो निर्णय लिया जाता है, ये जो निर्णय समय समय पर हर 2 महीने पे लिया जाता है, इसको मौद्रिक नीति कहते हैं। यही है मौद्रिक नीति। समझ में आ गया? सीआरआर नगद कोष अनुपात, टोटल जमा का कुछ हिस्सा जो आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ता है। एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात, टोटल जमा का कुछ हिस्सा जो अपने पास रखना पड़ता है। बैंक दर जिसपे लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, रेपो दर जिसपे शॉर्ट टर्म या छोटे अवधि के लोन लिए जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट यानी बैंक अगर आरबीआई के पास अपना पैसा रखेगी सरप्लस वाला या ऋण देगी तो आरबीआई उनको बदले में इंटरेस्ट देती है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और खुले बाजार की नीति यानी ओएमओ, इसके द्वारा प्रतिभूति बेचने और खरीदने का काम होता है। 2 स्थितियों के द्वारा साख नियंत्रण होता है। एक स्थिति अगर मुद्रा पूर्ति अधिक है, एक स्थिति अगर मुद्रा पूर्ति कम है। ये शॉर्ट में मैंने आपको पूरा क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण समझा दिया। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो ये परिमाणात्मक रीतियां या क्वांटिटेटिव टूल्स थे जो मैंने आपको समझाए। ठीक। अच्छा, शुरू में एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था और वो कॉन्सेप्ट था विस्तारवादी नीति। तो अब ये ध्यान से समझिए, ये जो काम किया जा रहा है, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाए, तो ये वाला पूरा कंसेप्ट जो है, ये वाला पूरा जो कंसेप्ट है, ये कहलाएगा विस्तारवादी नीति या विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ये विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक। और यहां कोशिश की क्या की जा रही है कि मनी सप्लाई को घटाया जाए, मुद्रा पूर्ति को घटाया जाए। तो ये हो जाएगा संकुचित मौद्रिक नीति। ठीक। तो लगभग सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में क्लियर कर दी। आई होप कि ये चीज समझ में आपको आई होगी। ठीक है, तो ये परिमाणात्मक तरीके से किया गया था। अब आते हैं गुणात्मक रीतियों को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या हैं? इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड की वैल्यू है 1000 रुपए। ठीक। अब आप इस बॉन्ड को लेकर आरबीआई में जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरे पास 1000 का बॉन्ड है, इसके बदले हमको 1000 का लोन दे दो।
आरबीआई कहती है नहीं, इस पे एक मार्जिन रिक्वायरमेंट बनेगी। आरबीआई बोली कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अब 100 रुपए का होगा। इसका मतलब ये कि इस 1000 रुपए के बॉन्ड पे आपको केवल 900 का लोन दिया जाएगा, ये 100 रुपए कम वैल्यू की जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना रहता है उतना काट के लोन दिया जाता है। तो अगर इस बॉन्ड की कीमत 1000 है तो इसके बदले आपको 900 रुपए तक का लोन मिलेगा। ठीक, अब कैसे साख नियंत्रण होता है? मान लो कि बहुत ज्यादा अगर मनी सप्लाई बढ़ी हुई है तो हो सकता है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को 100 से 200 कर दिया जाए और आपको 1000 पे केवल 800 ही लोन मिले। और अगर मान लो इकोनॉमी में पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा डालना है, जैसा हमने दूसरी कंडीशन देखी थी, तो हो सकता है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को 100 के जगह 50 कर दिया जाए और आपको 1000 पे 950 का लोन दिया जाए। ठीक, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी जो सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, इसके द्वारा भी रिजर्व बैंक क्या करती है? साख नियंत्रण करने का काम करती है। आ रही बात समझ में? तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उसी बॉन्ड पे आपको कम लोन मिलेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट घटेगा तो उसी बॉन्ड पे आपको ज्यादा लोन मिलेगा। तो एक तो ये सिचुएशन होती है। साख की रैशनिंग, रैशनिंग मतलब होता है कि बराबर हिस्से में बांटना, किस क्षेत्र को कितना लोन देना है, किस क्षेत्र को कम लोन देना है, क्षेत्रों के हिसाब से लोन का बंटवारा करके भी साख का नियंत्रण किया जाता है। नैतिक दबाव, कई बार मोरल सुवेशंस, नैतिक चीजें बताकर, नैतिकता के गाइडलाइन देकर आरबीआई कोशिश करती है कि हम साख का नियंत्रण करें। मान लीजिए बहुत महंगाई है तो आरबीआई समझा सकती है बैंकों को कि भाई देखो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, आपको कम लोन देना चाहिए, इंटरेस्ट रेट हाई करना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर चयनात्मक साख नियंत्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हों जो ज्यादा खर्च कर रहे हों, जो ज्यादा महंगाई को प्रोत्साहित कर रहे हों, तो आरबीआई कहेगी देखो इन क्षेत्रों को लोन कम दो। कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो इकोनॉमी में बहुत नीचे हैं, जो बहुत ग्रोथ उनकी नहीं हो पा रही है, तो आरबीआई कहेगी कि ऐसा है कि इनको थोड़ा ज्यादा लोन दो। तो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, इसके द्वारा भी आरबीआई साख का नियंत्रण करती है। तो ये आपके सामने परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स थे, ये आपके सामने गुणात्मक रीतियां थी, क्वालिटेटिव टूल्स, जिनकी सहायता से आपने क्या किया, सारी चीजें समझने का प्रयास किया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब पूरा एप्लीकेशन बेस्ड हमने समझ लिया। अब एक बार मैं आपको डेफिनेशंस के हिसाब से सारी चीजें बता देता हूं, जिससे आपको एक पॉइंटर्स मिल जाएंगे, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो परिमाणात्मक विधियां थी वो क्या है, समझ लीजिए आप कि साख नियंत्रण की वे विधियां जो बैंकों के नगद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। नगद कोष कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, नगद कोष अनुपात सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, इन चीजों पर प्रभाव डालती हैं। उनकी लागत को नियंत्रित करती हैं, यानी कि सीआरआर के रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, बैंक दर को बढ़ाया जाएगा, उनकी लागत को चेंज करती हैं। जैसे पहला इसमें बैंक दर है कि बैंक दर साख नियंत्रण की महत्वपूर्ण रीति मानी जाती है। बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों को प्रतिभूति के बदले ऋण देता है और उनके बिलों को पुनः कटौती करता है। मतलब होता क्या है कि कोई प्रतिभूति या बॉन्ड लेकर आप जाते हैं, उसके बदले वो ऋण देता है, उसमें से वो बिल अपना डिस्काउंट कर लेता है, काट लेता है, इसलिए इसको रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस दर को रीडिस्काउंट रेट कहते हैं, तो बैंक दर। और जो रेपो रेट होता है उसको रीपरचेज रेट कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पुनः कटौती दर हिंदी में इसको कहा जाता है और उसको पुनः खरीदारी दर रीपरचेज रेट कहा जाता है। ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं मैंने आपको अभी समझाया कि क्या होता है जब केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं तो खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा मुद्रा पूर्ति है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी, ये खुले बाजार में जाकर बेचेगी बॉन्ड्स को ताकि लोगों का पैसा उसके पास वापस चला आए। और जब अगर मुद्रा पूर्ति कम होगी तो उस स्थिति में वो जाकर खरीद लेगी ताकि लोगों के पास पैसा चला जाए। अच्छा, इस सेशन में एक सरप्राइज भी आपके लिए लास्ट में मैंने कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की है बैंकिंग से संबंधित, क्योंकि बैंकिंग वाला चैप्टर है, तो आप बने रहिएगा। नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, यानी जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसके अनुपात में भी चेंज किया जाता है। केंद्रीय बैंक अपनी सदस्य बैंकों से उनकी काल देयता और मांग देता, यानी जो टाइम लायबिलिटी है और डिमांड लायबिलिटी, जितने उनके पास पैसे हैं उसका एक अंश नगद कोष के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जिसको सीआरआर कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की कि जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए का टोटल जमा है, उसमें से कुछ पैसा आरबीआई कहती है कि आप मेरे पास रखिए, तो वो सीआरआर कहलाता है। इस कोष में एक सीमा तक वो परिवर्तन कर लेती है और इस परिवर्तन के साथ वो मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करती है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है तो मैंने आपको समझाया कि सीआरआर को बढ़ा देगी वरना घटा देगी, तो ये हमने समझा। इसके अलावा वैधानिक तरलता अनुपात, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि वैधानिक तरलता अनुपात हम उसको कहते हैं कि जब बैंक क्या करती हैं, आरबीआई क्या करती है, बैंकों को ये बोलती है कि आप अपने कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास ही सुरक्षित रखिए, लोन मत बांटिए। और वो या तो कैश में रखना होता है, ठीक है, उसको आप कैश फॉर्म में या कि नगद में रख सकते हैं,
उसको गोल्ड या सोने के फॉर्म में रख सकते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रतिभूति के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बोलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि भाई जैसे मान लीजिए 22%, 21% बता देगी कि इतना पैसा आपको अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, लोन मत बांटिएगा। ठीक है, कुछ पैसा तो आरबीआई अपने पास रखवा लेती है, वो नगद कोष अनुपात सीआरआर है, कुछ बोलती है कि अपने पास रखिए, अभी डिटेल में समझाया था। तो इसको भी चेंज करके वो साख नियंत्रण करती है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट, इसकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। केंद्रीय बैंक द्वारा अल्पकालीन उधार पर व्यापारिक बैंकों पर जिस दर से ब्याज लगाया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं। ये बात मैंने भी बताई कि जब छोटे अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए लोन देती है रिजर्व बैंक, उस पर जो ब्याज वसूलती है वो क्या कहलाता है, रेपो दर कहलाता है। रिवर्स रेपो दर की एकदम विपरीत स्थिति है। इसमें रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है, यहां उल्टा हो जाता है। रिजर्व बैंक कहती है कि ठीक है मुझे लोन दे दो या अपना सरप्लस पैसा हमको रख दो, और उस स्थिति में व्यापारिक बैंकों के पास क्या होता है, उसको लोन देना पड़, व्यापारिक बैंकों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है, उस ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, जब व्यापारिक बैंकों के पास नकदी और तरलता का अधिक या सरप्लस हो जाता है, इसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनके पास सरप्लस हो जाता है तो उस सरप्लस को वो रिजर्व बैंक के पास जमा कर देती हैं और बदले में उनको ब्याज मिलता है, उसको हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो इन चीजों की चर्चा तो मैंने आपको एक एक करके करी ही है। फिर अब गुणात्मक विधियों की अगर बात करें तो सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिभूतियों के मूल्य और उधार दी जाने वाली राशि का जो अंतर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास सिक्योरिटी है, ये 1000 इसका मूल्य है, लेकिन आपको लोन इस पे केवल 900 का मिल रहा है, तो जो बीच के 100 रुपए का अंतर है वो क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट या सीमांत आवश्यकता कहलाता है। तो रिजर्व बैंक इसको भी परिवर्तन करके साख नियंत्रण करती है। कई बार इसको क्या कर देगी, इस 100 रुपए के बदले इसको 200 कर देगी, तो आपको 1000 के बदले केवल 800 लोन मिलेगा। कई बार इस 100 रुपए को 50 रुपए कर देगी, तो आपको 1000 पे 950 का लोन मिल जाएगा। तो इस तरह भी साख का नियंत्रण करेगी, अभी डिटेल में समझाया था। साख की राशनिंग जिसे साख संभाजन भी कहते हैं, साख का गुणात्मक नियंत्रण करने का तरीका है। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में जो क्रेडिट है उसको डिवाइड कर देना, उसको एक दिशा दे देना कि भाई इस सेक्टर को इतना क्रेडिट मिलेगा, इस सेक्टर को इतना क्रेडिट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साख रैशनिंग या क्रेडिट रैशनिंग का तरीका है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है और कभी कभी विशेष श्रेणियों के ऋणों की अधिकतम सीमा तय करता है कि कहां पर आपको इतना, एक कोटा जिसको कहते हैं ना, कोटा भी इसमें बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा आप इसको लोन नहीं देंगे, इससे ज्यादा इसको लोन नहीं देंगे। फिर नैतिक दबाव की बात हमने की थी, मोरल सुएशंस, यानी अगर ऐसी स्थिति आती है जब देश में बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, तो आरबीआई समझाती है नैतिक रूप से कमर्शियल बैंक्स को या व्यापारिक बैंकों को कि आप ज्यादा लोन दीजिए या कम लोन दीजिए। तो एक तरह का सुझाव इसको आप कह सकते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण जिसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। देश में कई तरह की सेक्टर्स हैं, उद्योग है, कृषि है ना, सेवा क्षेत्र है, तो किस क्षेत्र को लोन देना है, किसको नहीं देना है। कहीं कहीं ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो बहुत इन्फ्लेशनरी ट्रेंड या महंगाई का ट्रेंड क्रिएट कर रहा होगा, ज्यादा खर्च कर रहा होगा, तो उसको वहां पर साख या क्रेडिट देने से मना भी किया जा सकता है। तो ये वो महत्वपूर्ण परिमाणात्मक और गुणात्मक टूल्स थे जो आपको क्रेडिट कंट्रोल में समझने थे। अब एक चीज, बैंकिंग वाले चैप्टर के ही टॉपिक्स हम देख रहे हैं, तो मैंने आज आपको ऐड ऑन किया है, जैसे मैंने आपको कहा था। उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्या क्या कुछ सुधार हुए हैं, या इस पूरे मॉनेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या क्या कुछ सुधार हुए हैं, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो देश में बैंकिंग व्यवसाय पर उचित नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1969 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दिया गया 1969 में। ये ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में अधिकांश बैंक सार्वजनिक हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद देश में निजी क्षेत्र के बैंकों पर रोक लग गई थी, लेकिन 1991 में हमने क्या किया था, हमने एलपीजी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को खोला था। आगे के चैप्टर्स में खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करने वाले हैं। और जब हमने अर्थव्यवस्था को खोला था तो उसमें हमने क्या किया, अलाउ किया कि प्राइवेट बैंक्स भी काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमने फिर प्राइवेट बैंक्स को काम करने की अनुमति दी। प्राइवेट बैंक में जो निवेश की सीमा थी उसको भी अब बढ़ा दिया। समय के साथ साथ देश में कुशल बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के कार्यों, नीतियों, प्रबंध और संगठन आदि से संबंधित पहलुओं पर एक नीति की आवश्यकता पड़ी। तो बैंकिंग के व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ समितियां बनी, उस समिति को आप जरूर देख लीजिए। जैसे नरसिम्हन समिति 1991 में बनी, ये पूरी बैंकिंग प्रणाली को सुधार करने के लिए बनाई गई थी कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। गोपोरिया समिति बनी, जिसका जो ग्राहक सेवा से संबंधित जो शिकायतें थी, जो समस्याएं थी, उसके सुधार के लिए बनी। नरसिम्हन समिति दूसरी बार बनी, जो इस पहली समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगा कि वो कितना हद तक लागू हुआ। और वर्मा समिति 1999 में बनी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी बैंकिंग से संबंधित। आइए इसको देख लेते हैं।
तो नरसिम्हन समिति 91 में अपनी रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को प्रस्तुत की और उसमें कई वित्तीय सुधार अपनाए गए। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए 1990 में गोईपोरिया समिति बनी, 91 में आया वो, और वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हन समिति 1991 के सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कई सुधार किए। इन सुधारों की फिर समीक्षा करने के लिए 97 में फिर नरसिम्हन कमेटी द्वितीय बनाई गई। तो गोईपुरिया, नरसिम्हन, ये दो महत्वपूर्ण समितियों का आप ध्यान रखेंगे। और नरसिम्हन समिति ने क्या किया, इस कार्य में बैंकिंग नीति, पर्यवेक्षण प्रणाली, तकनीकी परिवर्तन जैसे विषयों का सुझाव देना था ताकि बैंकिंग प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। इस समिति ने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके कई सिफारिशें दी। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और उनकी पुनर्संरचना हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्मा समिति का गठन इसके लिए किया। ये इंपॉर्टेंट है, 1999 में ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक कमजोर हो गए हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं जिनमें कई बार दिवालिया होने की खबरें आई, उनके जो लोन का पूरा स्ट्रक्चर है वो खराब होने की समिति आई, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए वर्मा कमेटी को गठन किया गया था। 91-92 में रिजर्व बैंक ने व्यापक रूप से बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार किए ताकि उसकी कुशलता और कार्य को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये एक मैंने एड ऑन मौद्रिक नीति के साथ रखा था जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपने मौद्रिक नीति समझा कि साख नियंत्रण करने के लिए जो नीति बनाई जाती है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व व स्थिरता है, जो विस्तारवादी और संकुचित हो सकती है। अधिक मुद्रापूर्ति के समय किस तरह से परिमाणात्मक उपायों का चर्चा किया जाएगा ये आपने देखा, और कम मुद्रापूर्ति के समय कैसे किया जाएगा ये भी आपने देखा, जिसको डिटेल में हमने यहां पर देखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मौद्रिक नीति ठीक से समझ में आई होगी। कोई इसमें कंफ्यूजन किसी पॉइंट में हो, किसी टूल में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस पर जाके आप क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन मिलता है। हर चैप्टर के छोटे छोटे टुकड़े में करके टॉपिक्स वाइज सारे रिवीजन मिलते हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और एमसीक्यूज मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। और चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी, या तो आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी विषयों की पढ़ाई यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी दे रहा है। हाँ, एक छोटा सा काम आपको करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंच सके, हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।